हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम टू ह्यूमैनिटीज लवर। लाइक हिस्ट्री जो मैं सीरीज लेकर आया था 1 मार्क्स के ऊपर, एमसीक्यूज के ऊपर, वैसे ही मैं पॉलिटिकल साइंस की भी स्टार्ट कर रहा हूँ ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको 2 वीडियोस देखने को मिलेंगी पॉलिटिकल साइंस की। एक ये पहली वीडियो है जिसके अंदर मैं आपकी जो बुक 1 है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करूँगा। उसके साथ साथ यहाँ पर मैं और भी चीज़ें कवर करूँगा जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा अभी। उससे पहले हिस्ट्री की वीडियोस जिसने नहीं देखी है, जिसके अंदर आपको 6 वीडियोस देखने को मिलेंगी, ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट जो है मैंने बनाई हुई है अपने चैनल पे, उसकी लिंक नीचे आपको मिल जाएगी, वो आप देख लेना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आप देख लेना, आपको वहीं से ही देखने को मिलेंगे उन वीडियो से ही, क्योंकि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया हुआ है। ठीक है, मैंने खाली क्वेश्चंस नहीं बताए वहाँ पर, बल्कि मैंने जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो और भी पॉइंट्स हैं उनको भी कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट कर रहा हूँ। आपकी जो बुक 1 है ये वाली, कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसके अंदर आपके 3 चैप्टर्स हैं, उनके ऊपर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आया हूँ। अब देखो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन प्लीज़ कोऑपरेट, बिकॉज आपको करना पड़ेगा इतना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं खाली क्वेश्चन ही आपको नहीं बताऊंगा, वरना मैं 15-20 या फिर 50 क्वेश्चंस बता के निकल भी सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही इस बुक से कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा वो छूटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जिसके अंदर एजर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 6 आपका है यूएन वाला, उसके अंदर काफ़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा बीच बीच में, जिससे क्वेश्चन बन सकता है। इसका मतलब यह है कि मैंने क्या किया हुआ है, आपके जो भी चैप्टर्स हैं ना, उनमें से जो भी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, मैंने खुद ने पढ़ के उसको अच्छे से आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर किया है। ठीक है, अगर आप करने बैठोगे तो आपका टाइम लगेगा, ये मेरा काम है, मैंने करके आपके लिए प्रोवाइड किया है। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा और वहीं से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ सीबीएसई के पीवाईक्यूज हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 में जो हुआ था उसके कुछ एमसीक्यूज मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको आइडिया होगा कि कैसे क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है। उसके साथ साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पिक्चर्स की बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मैप्स की। ठीक है, क्योंकि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन और मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर मैं सीबीएसई का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है ना 2021 का, जो कि आई थिंक आपने सॉल्व भी किया होगा, उसका ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए अभी, क्योंकि देखो 17 दिसंबर को आपका पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, तो आपको किस तरह से चलना है। ठीक है, सारी चीज़ें कवर होंगी। तो एक तरीके से देखो यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर मैंने जितने भी ऐसे क्वेश्चंस, आपको बीच में ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मैंने काफ़ी कुछ कंटेंट डाला हुआ है, आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या इंक्लूड है। ये देखो पीवाईक्यूज हैं ये 2019 के। उसके साथ साथ देखो ऐसे मैंने काफ़ी सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन लिखी है। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हो गए आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मैप लगाए हुए हैं मैंने। ठीक है, तो अगर वीडियो 40-50 मिनट की हो जाती है तो कॉपरेट करना पड़ेगा आपको, और इसको देखने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, पेपर में तो अच्छे से देखना। हिस्ट्री की वीडियोस भी काफ़ी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आप भी देखो उनको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। आपको करना क्या है, आपको शांति से बैठ के क्वेश्चंस को समझना है, और जो भी इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा उसको आपको कोशिश करनी है कि आप याद कर लो अभी। ठीक है, आप चाहो तो नोटबुक में लिख भी सकते हो, वैसे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसकी लिंक भी नीचे मिल जाएगी, ज्वाइन आप कर सकते हो ग्रुप को। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। कोशिश करना आप नोटबुक में अटैम्प्ट करने की। ठीक है, द कोल्ड वॉर रेफर टू द कॉम्पिटिशन, द टेंशंस एंड अ सीरीज ऑफ कन्फ्रंट्रेशन बिटवीन द। तो कोल्ड वॉर क्या था, एक तरीके से कंपटीशन था, टेंशन था, और एक सीरीज थी कन्फ्रंट्रेशन की, किसके बीच में, 2 कंट्रीज के बीच में। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कोल्ड वॉर किन 2 कंट्रीज के बीच में हुआ था, जापान और यूएसए के बीच में, चाइना या फिर यूएसए के बीच में, जर्मनी एंड फ्रांस, यूएसए एंड यूएसएसआर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी है आपका, यूएसए एंड यूएसएसआर। अब यहाँ पर देखो, अब मैं आपको पता चल गया कि ठीक है कोल्ड वॉर हुआ था 1945 में, माना जाता है वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ था, उसके बाद ही स्टार्ट हो गया था, जो कि 1991 तक चला था आपका कोल्ड वॉर। ठीक है, अब कोल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद स्टार्ट हुआ था,
तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो स्टार्ट हुआ 1939 के अंदर और 1945 तक चला, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड वॉर की यहाँ पर बात हो रही है। और सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड कब कब होता है, जब जो न्यूक्लियर जो बॉम्ब्स होते हैं ना, वो हिरोशिमा और नागासाकी पे, ठीक है, यूएसए गिराता है, जो कि जापान के अंदर 2 सिटीज़ हैं। और यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए जाते हैं ना हिरोशिमा और नागासाकी पे, उनका नेम भी था, कोड नेम था बॉम्ब का। जो बॉम्ब गिराया गया हिरोशिमा के ऊपर उसको नेम दिया गया लिटिल बॉय का, और जो बम गिराया गया न्यूक्लियर बॉम्ब और नागासाकी, ठीक है, उसको नेम दिया गया फैटमैन का। ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 2 पावर के बीच में हुआ था, एक्सिस और एलाइड पावर के बीच में, ठीक है, ग्रुप के बीच में ये लड़ाई हुई थी वर्ल्ड वॉर सेकंड। और एलाइड के अंदर ये सारी कंट्रीज आती हैं, यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस, ब्रिटेन। और एक्सिस के अंदर ग्रुप है ये, ठीक है, जर्मनी, इटली, जापान। अब देखो क्वेश्चन एक है, लेकिन यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें कवर हो रही हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, देखना अंत तक इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मतलब एक तरीके से होता नहीं है कि जिसमें सारी चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ। PYQs हो गए, इंपॉर्टेंट मैप्स हो गए, इंपॉर्टेंट कार्टून मतलब जो आपकी इमेजेस हैं वो हो गई, PYQs लगाए हुए हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, कुछ टिप्स भी दूंगा मैं आपको, ठीक है, तो अच्छे से आपको देखना है। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, विच क्लैश बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर इन 1962 मेड द होल वर्ल्ड नर्वस। तो 1962 के अंदर एक इवेंट होता है जिसका नाम आपको बताना है, ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, वैसे एग्जाम में ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हुआ, जिससे जो पूरा वर्ल्ड है ना वो नर्वस हो गया कि अब क्या होगा, अब तो वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस हैं। तो क्या है वो, दैट वाज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जो कि हुआ था 1962 के अंदर, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, आपको पता होगा, ये इमेज एक बार आप इसको देख लो, कि जो यूएसएसआर को लग रहा था कि क्यूबा जो है वो कम्युनिस्ट है, यूएसए क्या कर सकता है, इसके ऊपर अटैक कर सकता है, ठीक है। तो इन्होंने पहले से मिसाइल्स जो है वो लेकर आए और यहाँ पर इन्होंने मिसाइल को प्लेस्ड कर दिया, ठीक है। यूएसए बोल रहा था कि हमारे जो कंट्री के नीचे आपने मिसाइल्स को रखा हुआ है, हम नहीं चाहते। तो ऐसा लग रहा था कि इनके बीच में फाइट हो सकती है, ठीक है। इसको मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, इस चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है मैंने डिटेल में, वो आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन ये है कि जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, कब हुआ था, 1962 के अंदर, ठीक है। तो यूएसए जो है ना, उस समय यूएसए जिसकी आइडियोलॉजी कैपिटलिस्ट है और लिबरल डेमोक्रेसी थी, उस समय जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंट थे यूएसए के। यूएसएसआर जिसकी आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट थी, उसके प्रेसिडेंट थे निकिता क्रुश्चेव। और क्यूबा जो कि कम्युनिस्ट था, उसके कैपिटल थे, मतलब कैपिटल नहीं, उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे फाइडल कैस्ट्रो, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, ठीक है। इनसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको हर तरीके से तैयार रहना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ना आपके माइंड में कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देंगे, तो कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो आपका नहीं छूटने वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन नहीं है, चाहता तो मैं क्वेश्चन भी डाल सकता था, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे आप अच्छे से कर सकते हो। नाटो, ठीक है, जो कि किसने बनाया था, यूएसए ने 1949 के अंदर। इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर जो भी यूरोप की वेस्ट कंट्रीज़ हैं वो आती हैं, मैप में आपको दिखाऊंगा अभी। वॉर्सो पैक्ट बनाया था, ग्रुप है ये, ठीक है, यूएसएसआर ने 1955 के अंदर, ठीक है। उसके बाद सीटो, जिसकी फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये ग्रुप बनाया यूएसए ने। और सेंटो, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएसए ने बनाया था, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। और नाटो के अंदर टोटल 12 कंट्रीज आती हैं, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है, 12 कंट्रीज आती हैं। और ऐसा माना जाता है कि किसी भी एक कंट्री पे अटैक किया तो उसका मतलब सब पे किया है, इसका मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री की हेल्प ही करेगी इस ग्रुप के अंदर। उसके बाद में ट्रीटी साइन की गई थी, आपको पता होगा। पहले 2 इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ हैं, इनसे ही क्वेश्चन बन सकता है। सो पहली ट्रीटी है लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, जो कि 1963 में साइन की गई थी, किसके बीच में, यूएसए, यूएसएसआर एंड किसके बीच में, यूके के बीच में, ये साइन की गई थी 1963 में। दूसरी ट्रीटी है एनपीटी ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, 1968 के अंदर साइन की गई। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर ये था कि जो इन सभी के पास ना न्यूक्लियर वेपन्स थे उस समय, तो ऐसा बोला गया कि अब हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है ना, तो हमारे पास ही रहेंगे, हम कोई भी जो नई कंट्री है ना उसको वेपन एक्वायर करने से रोकेंगे। तो इंडिया ने इसको साइन नहीं किया, याद रखना, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द बिलो कंट्री वॉज नॉट वन ऑफ द फाउंडिंग कंट्री ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट। तो नॉन अलाइन मूवमेंट एक ग्रुप बनता है वर्ल्ड वॉर के दौरान, तो इनमें से कौन सी कंट्री फाउंडिंग मेंबर नहीं है नाम की? इंडिया, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, जापान। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अटैम्प्ट करो हर कोई। सो करेक्ट आंसर इज, अलग ही आपको दिख रहा होगा, जापान। ठीक है, जापान ने फाउंड नहीं किया। ये देखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर में भी है और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो फाउंडर कौन थे नाम के? ये लोग हैं, पहले जवाहरलाल नेहरू हैं इंडिया की तरफ से, जोसेफ ब्रोज टिटो यूगोस्लाविया के लीडर थे, गैमल अब्दुल नासिर इजिप्ट के, सुकार्नो इंडोनेशिया, क्वामे नक्रुमा ये घाना। तो आपको इनके बारे में याद रखना है कि कौन सा लीडर कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है। क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या थे नॉन अलाइन मूवमेंट के? स्टेटमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है। ये था कि कॉपरेशन करना है, हमें आपस में मिलकर चलना है, कोल्ड वॉर की टेंशंस को रिड्यूस करना है। कोई भी नई कंट्री जो कि अभी अभी डिकोलोनाइज हुई है, आज़ाद हुई है, उसको हमें उसको हमें रोकना है। क्या करने से? ये जो नाम बन रहे, ये जो नाटो बन रहे हैं, ठीक है, वॉर्सो पैक्ट जैसे ग्रुप्स बन रहे हैं, उनको ज्वाइन करने से, राइट। उसके साथ साथ और भी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। 1969 में ये बना था, 1961 के अंदर, ठीक है। और इसकी जो पहली समिट हुई थी वो 1961 में हुई थी बेलग्रेड के अंदर, जो कि यूगोस्लाविया में लोकेटेड है। 25 कंट्रीज ने इसको क्या किया था? अटेंड किया था। और अभी लेटेस्ट जो 18 समिट हुई है ना इसकी, वो 2019 में बाकू में हुई है। बाकू इज इन अजरबैजान, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप ये भी थोड़ा सा याद रखना, प्रेजेंट मेंबर कौन कौन से हैं। 120 कंट्रीज़ हैं, जिनमें से 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं और 10 ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर जकार्ता में, इंडोनेशिया के अंदर। तो देखो कितनी सारी चीज़ें कवर हो रही हैं, कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। कल को क्वेश्चन ये आ सकता है कि नाम का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव वॉज कि इन्हें क्या करना था, जो भी नई कंट्री है ना जो कि डिकोलोनाइज हुई है, उनको ज्वाइन करवाना था सुपर पावर के ब्लॉक्स को। तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बल्कि रोकना था। तो कैसे भी क्वेश्चन बने आपको अटेम्प्ट करना है। इसलिए मैंने यहाँ पर कोशिश ये की है कि आपके जो तीनों चैप्टर हैं उनमें से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, मैप है, उसको मैं कवर करूँ। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द कॉज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इन 1991। तो 1991 के अंदर अंडर द लीडरशिप ऑफ बोरिस येल्टसिन डिसइंटीग्रेशन होता है यूएसएसआर का। यूएसएसआर बेसिकली आपको पता होगा 15 कंट्री का ग्रुप है, जिसका लीडर था उस समय रशिया। अब ये डिसइंटीग्रेट हो चुका है ग्रुप। तो आपको बताना क्या है इसके अंदर कि इनमें से कौन से कॉज हैं डिसइंटीग्रेशन के कारण थे। पहला है लैक ऑफ डेमोक्रेसी, दूसरा डोमिनेंस था रशिया का, इकोनॉमी बहुत स्टैग्नेंट थी, मतलब ग्रो नहीं कर रही थी, रुकी हुई इकोनॉमी थी, या फिर सभी ये कारण हैं। तो सभी कारण है डिसइंटीग्रेशन के, क्योंकि आपको पता होगा डेमोक्रेसी नहीं थी, पीपल के पास राइट्स नहीं थे, ठीक है। रशिया का डोमिनेंस था, इकोनॉमी स्टैग्नेंट थी, तो ये सभी कारण थे जिसकी वजह से 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। और उस समय लीडर होते हैं रशिया के बोरिस येल्टसिन। आपको इतनी इंफॉर्मेशन याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 इज, डैश वॉज अ पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एन ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू ए डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो एक आपको बताना है कि एक आपको प्रोसेस बताना है, जिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो सोशलिस्ट सिस्टम होता है उससे क्या, उसको चेंज करके, उसको हटा के डेमोक्रेटिक का कैपिटलिस्ट सिस्टम को स्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो दैट वाज शॉक थेरापी। आपको पता होगा शॉक थेरापी के अंदर क्या हुआ था। शॉक थेरापी के अंदर इन्होंने क्या किया, जो यूएसएसआर के अंदर जो भी कंट्रीज थी ना, इन्होंने अपना जो मॉडल है, जो कि क्या था, कम्युनलिज्म था, ठीक है, कम्युनलिज्म था, उसको चेंज करके कैपिटलिस्ट कर दिया। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, डेमोक्रेसी को अपनी कंट्री के अंदर स्टैब्लिश किया। इसी प्रोसेस को कहते हैं शॉक थेरापी। नाउ क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले, ठीक है, इसका रिजल्ट क्या निकला। तो ये हुआ कि लार्जेस्ट गैराज सेल हुई हिस्ट्री के अंदर। इसका मतलब सारी इंडस्ट्रीज़ की, जो भी इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट ऑन कर रही थी, गवर्नमेंट मालिक थी उन इंडस्ट्रीज़ की, उन सबको बेचा गया। रूबल जो कि रशिया की करेंसी है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, वो डिक्लाइन हो गई।
इन्फ्लेशन बढ़ गया, फूड की शॉर्टेज हो गई, पॉवर्टी बढ़ गई, क्राइम्स बढ़ने लगे, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ी। इसका मतलब सारी प्रॉब्लम्स ही आई थी। नाउ अब देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरापी। इनमें से कोई भी 3 पॉइंट दे देंगे, एक नहीं देंगे, और क्वेश्चन होगा कि इनमें से कौन सा कॉन्सिक्वेंस ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर सारे लिख दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इन 1991। 1991 के अंदर यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है। इनमें से आपको बताना ये है कि इनमें से कौन से कॉन्सिक्वेंसेज हैं डिसइंटीग्रेशन के, यानी कि रिजल्ट आपको बताना है। यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उसके क्या क्या रिजल्ट निकले। कोल्ड वॉर का अंत हो जाता है, वर्ल्ड यूनिपोलर हो जाता है, नई नई कंट्रीज बनती हैं, या फिर सभी। तो क्या थे आपको बताना है, फटाफट से अटैम्प्ट करो, स्कोर बताओ नीचे कमेंट में। आप कमेंट में भी अटैम्प्ट कर सकते हो, ऑल सारे थे। ठीक है, तो क्या था देखो, 1991 के अंदर यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। उस समय बोरिस येल्टसिन जो थे प्रेसिडेंट थे, ठीक है, रशिया के। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, क्या क्या रिजल्ट निकला, तो देखो यहाँ पर जो कोल्ड वॉर था ना, जो कि इतने समय तक चल रहा था, वो एंड हो गया। वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया। इसका मतलब कि अब वर्ल्ड के अंदर एक ही सुपर पावर बची है, जो कि थी उस समय यूएसए। आज के समय अगर हम देखें ना, तो आज के समय जो वर्ल्ड है वो मल्टीपोलर है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, चाइना, इंडिया, जापान, रशिया जैसी जो कंट्रीज है वो फिर से एमर्ज कर रही हैं, राइज कर रही हैं। ठीक है, लेकिन उस समय वर्ल्ड 1991 के अंदर यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या हो गया, यूनिपोलर बन गया। ठीक है, और नई नई कंट्रीज निकलती हैं, बिकॉज 15 कंट्रीज थी यूएसएसआर के अंदर, जो कि अलग अलग अब इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये। तो सभी यहाँ पर क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेस थे। अब यहाँ पर देखो, ये जो चैप्टर है ना आपका, चैप्टर नंबर 1 और 2, आपकी जो बुक 1 है उसके ऊपर कुछ 2019 में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जो कि मैंने जो आपको बताया ना, उन्हीं में से क्वेश्चन है। राइट, तो एक बार आप इनको देख लो कि सीबीएसई कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर आपको इसका रहने दो, इसके बारे में। वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए, आइडेंटिफाई एनी 2 फील्ड्स इन विच द सोवियत यूनियन लैग्ड बिहाइंड द वेस्ट। तो आपको ऐसी 2 चीज़ बतानी है जिनमें से जो सोवियत यूनियन था ना, वो बहुत पीछे था वेस्ट से, मतलब जो बाकी की जो कंट्री थी, वेस्टर्न कंट्रीज, उनसे पीछे था। तो क्या थी वो चीज़ें, आपको पता होना चाहिए। टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर एक और आप बताइए, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, किसमें पीछे था यूएसएसआर, आपको पता होना चाहिए। चलिए, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सो करते हैं, जो कि मैंने अभी कराया आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। मैंने जो पूछा उसमें क्या था, उसमें कॉन्सिक्वेंसी कौन सा है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो देखो वो जो मैंने पॉइंट्स बताए थे, अगर आप उनको पढ़ के जाओगे एग्जाम में और क्वेश्चन ऐसा आता है, तो आप कैसे यूज़ करोगे उसको। मैनी न्यू स्टेट एमर्ज, मैंने अभी बताया आपको। रशिया, ये हो ही नहीं सकता। रशिया एमर्ज एज अ न्यू सुपर पावर। ठीक है, इसको अभी हम देखते हैं। ठीक है, पावर रिलेशन जो थे वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चेंज हो गए। हाँ, हो गए थे। ठीक है, यानी ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर नॉट पूछा है। कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है वो विनर हो गया, वो जीत गया था। हाँ, ये भी नहीं हो सकता। रशिया क्या न्यू सुपर पावर बन के एमर्ज हुआ था? नहीं, वो यूएसए था। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको अपनी थोड़ी सी कॉमन सेंस को यूज़ करना है एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ पर एक और ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस को मीनिंगफुल वे में। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड व्हेन द यूनाइटेड स्टेट्स ड्रॉप्ड 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ डैश एंड डैश। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड तब एंड होता है जब जो यूएसए क्या करता है, जापान की 2 सिटीज़, कौन कौन सी सिटीज़ हैं, उन पे न्यूक्लियर बॉम्ब को ड्रॉप कर देता है। सो वो हिरोशिमा एंड नागासाकी होंगी। ठीक है, आपको आधा आधा करके 1 मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पर ऑप्शंस भी दे जाएंगे। ठीक है, उस समय तो ऐसा नहीं था कि सारे एमसीक्यूज ही आएंगे। ये वाला क्वेश्चन भी देखो, द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ डैश एज अपोज टू कैपिटलिज्म एंड नीड फॉर एन डैश सोसाइटी। ये वाला क्वेश्चन अभी मैं सैम्पल पेपर में भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, रशिया के अंदर रेवोल्यूशन होता है 1917 में, जो कि किन आइडिया से इंस्पायर्ड है? तो आइडियल्स ऑफ कम्युनलिज्म एंड सोशलिज्म। ठीक है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। सो आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म एंड अपोज टू द कैपिटलिज्म एंड नीड फॉर एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। ठीक है, इगैलिटेरियन सोसाइटी मतलब ऐसी सोसाइटी
जहाँ पर इक्वल राइट्स दिए जाएं। ठीक है, इसके बारे में अभी मैं कराऊंगा आपको, जब मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा आपको अभी। ठीक है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर में है, तो आपको पता चला होगा आई होप कि कैसे आपको नॉलेज को यूज़ करना है और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीबीएसई के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी आने वाले हैं, जो कॉमन चीज़ें हैं उनके ऊपर ही पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम। अभी मेरे जो क्वेश्चन है वो ख़त्म नहीं हुए हैं अभी, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब ये ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद में बाकी की जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपका मैप हो गया, ठीक है, और जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, ये सब कराऊंगा मैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि रशियन रेवोल्यूशन हुआ, जिसको सोशलिस्ट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है 1917 में। तो डायरेक्ट पूछा जाएगा कब हुआ। ठीक है, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, जिसके अंदर 15 कंट्री हैं, ये इसकी फुल फॉर्म है। मिखेल गोर्बाचेव 1885 के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आते हैं। रिफॉर्म्स के नेम है पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्त, याद रखना है आपको। बोरिस येल्टसिन क्या करते हैं, ये कुछ ना पॉइंट्स हैं, रैंडम पॉइंट्स हैं, जो कि काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो बोरिस येल्टसिन ना एक हीरो एमर्ज होते हैं, और ये क्या करते हैं, डिसइंटीग्रेशन करवाते हैं यूएसएसआर का 1991 के अंदर। कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी जो थी वो आइडियोलॉजी हो जाती है बाद में, डिसइंटीग्रेशन के बाद। CIS की फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये कब बना, ये बना 1991 के अंदर ही, दिसंबर। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है वो क्या करते हैं, वो ये आपका ना जो आपका चैप्टर 3 है, जो कि 2 के अंदर ही मिल चुका है, उस यहाँ से क्वेश्चन है ये। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस के बारे में। तो एमरजेंस ऑफ ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश उस समय यूएसए के प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि डिक्लेयर करते हैं कि अब जो नए वर्ल्ड की शुरुआत हो गई है, यानी कि हम ही सुपर पावर हैं अब। ठीक है, 1991 में जो डिसइंटीग्रेशन होता है उसके बाद फर्स्ट गल्फ वॉर होता है। ठीक है, अब फर्स्ट गल्फ वॉर के अंदर कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म बाय यूएसए। कंप्यूटर एंड वीडियो गेम वॉर भी इसको कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, अलकायदा टेररिस्ट टारगेट्स इन अफगानिस्तान एंड सूडान। तो यहाँ पर क्या है, जो यूएसए वो स्ट्राइक करवाता है, अटैक करवाता है अलकायदा, ठीक है, जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है अफगानिस्तान के अंदर और सूडान के अंदर। अंडर विच ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। तो देखो कोई भी ऑपरेशन के बारे में आ सकता है कि यूएसए ने स्ट्राइक करवाई थी अलकायदा पे। ठीक है, तो अंडर विच ऑपरेशन, इन सभी चारों ऑपरेशंस के नाम दे देंगे, तो इन सब के बारे में पता आपको होना चाहिए। 9/11 अटैक होता है, तो इस अटैक का बदला लेने के लिए यूएसए क्या करता है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म स्टार्ट करता है। ठीक है, इराक इन्वेजन होता है, यूएसए क्या करता है, इराक पे इन्वेट कर देता है कि आप तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हो। ठीक है, और किस ऑपरेशन के अंडर, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो देखो ये जितने भी मैंने आपको ऑपरेशंस बताए हैं ना, चारों ऑपरेशंस के बारे में याद रखना। फिर से बता देता हूँ, फर्स्ट गल्फ वॉर के अंदर जो ऑपरेशन स्टार्ट किया दैट वाज ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, और जो अलकायदा पे अटैक करने के लिए जो स्टार्ट किया था ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। 9/11 का अटैक हुआ तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इराक इन्वेजन ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। डायरेक्ट आपको ये कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, देखो 9/11 अटैक ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, 11 सितंबर 2001 के अंदर जो 19 हाईजैकर्स होते हैं ना अरब कंट्रीज से, अरब कंट्रीज कौन सी, अफगानिस्तान, सूडान, ये क्या करते हैं, ये ना अमेरिका के जो 4 एयरक्राफ्ट्स हैं ना उनको हाईजैक कर लेते हैं, और वो चार मेन जो बिल्डिंग है उनमें क्रैश करवाते हैं। अब बिल्डिंग के नाम आपको याद होने चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, 1 एयरलाइनर ईच क्रैश्ड इनटू नॉर्थ एंड साउथ टावर्स ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ठीक है, WTO नहीं है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क के अंदर क्या था, जो 2 टावर थे, एक साउथ वाला एक नॉर्थ वाला, 2 टावर के ऊपर क्या है अटैक कर दिया जाता है। तो 2 मेन बिल्डिंग ये हो गई। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क के अंदर। उसके बाद यहाँ पर थर्ड जो होता है ना, उसको पेंटागन बिल्डिंग है एक, जो कि यहाँ पर आपको वर्जीनिया में देखने को मिलेगी। ठीक है, वहाँ पर क्रैश करवाया जाता है। उसके बाद एक और यहाँ पर पेंसिल्वेनिया के अंदर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो इनकी कैपिटल बिल्डिंग है ना पेंसिल्वेनिया, वहाँ पर क्या होता है, इसको क्रैश करवाया जाता है। तो 4 यहाँ पर क्या होते हैं, 19 हाईजैकर्स होते हैं। ठीक है, जो कि 4 मेन जो बिल्डिंग होती हैं,
4 जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको हाईजैक करके 4 मेन बिल्डिंग पे क्रैश करवाते हैं, ठीक है, एयरक्राफ्ट को। पहली बिल्डिंग आपकी कौन सी हो गई? पहली और दूसरी बिल्डिंग आपकी वो हो गई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जो नॉर्थ और साउथ टावर्स हैं। थर्ड वाली जो यहाँ पर बिल्डिंग है वो है पेंटागन बिल्डिंग, ठीक है। और फोर्थ बिल्डिंग पेंसिल्वेनिया के अंदर है इनकी कैपिटल बिल्डिंग, राइट। इतनी इंफॉर्मेशन याद रखना, दैट विल बी इनफ फॉर 9/11 अटैक से अगर रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? विच ऑफ द बिलो इज नॉट वन ऑफ द क्राइटेरिया टू बिकम द परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इनमें से ना कौन सा क्राइटेरिया नहीं है परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? तो मेजर इकोनॉमिक पावर वो होनी चाहिए, बिग नेशन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एरिया, मेजर मिलिट्री पावर होनी चाहिए, या फिर सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर होना चाहिए टू द यूएन बजट, ठीक है। तो यूएन के जो बजट में ना वो अच्छे से कंट्रीब्यूट करे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखो कैसे आप सॉल्व कर सकते हो उसको। क्या मेजर इकोनॉमिक पावर वो होनी चाहिए कंट्री? बिल्कुल होनी चाहिए, यानी ये नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पर नॉट पूछा हुआ है। बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ एरियाज को हम अभी देखते हैं। मेजर मिलिट्री पावर होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। क्या वो अच्छे से कंट्रीब्यूट करे? हाँ, वरना पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। बचा कौन सा? बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ एरिया। या तो आप 3 सही वाले निकाल लो या फिर एक गलत निकाल लो, जो नहीं हो सकता। कैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो क्या ऐसा बोला गया था कि वो नेशन जो है वो बड़ा होना चाहिए एरिया के बेसिस पे? एरिया के टर्म्स में नहीं, पॉपुलेशन के टर्म्स में, ठीक है। पॉपुलेशन के टर्म्स में वो बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर देखो आपकी बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, इन द ईयर सिंस देन द फॉलोइंग आर जस्ट सम ऑफ द क्राइटेरिया दैट हैव बीन प्रपोज्ड फॉर न्यू परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो वो एक मेजर इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, मिलिट्री पावर होनी चाहिए, अच्छे से कंट्रीब्यूट करे यूएन के बजट में, वो बड़ा नेशन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ऐसा नेशन जो कि डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करे, ठीक है। और वो ना डाइवर्स हो, मतलब हर चीज़ के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, कल्चर के अंदर पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो इंडिया चाहता है कि वो एक परमानेंट मेंबर बने यूएन का, ठीक है। तो देखते हैं कब तक बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई इंडिया विशेज, अब देखो क्वेश्चन भी इसी के ऊपर आ चुका है। इंडिया क्यों चाहता है कि वो परमानेंट मेंबर बने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का? बिकॉज इंडिया जो है ना वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, एमर्जिंग इकोनॉमी है और रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर है, या फिर सभी। ये सारे पॉइंट्स है जिसकी वजह से इंडिया डिमांड करता है कि हमें भी यूएन के अंदर जो यूएनएससी के अंदर जो 5 परमानेंट मेंबर है ना, उनमें से एक इंडिया को भी बनाया जाए, टोटल 6 कर दिए जाएं, ऐसा इंडिया डिमांड करता है, ठीक है। सो ये सभी हैं, ठीक है। बिकॉज इंडिया आप देख लो बहुत पॉपुलस कंट्री है, वर्ल्ड की 2nd पॉपुलस कंट्री है इंडिया, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। बल्कि अभी यहाँ पर जो यूएन जो आपका जनरल असेंबली है ना, उसकी मीटिंग हुई थी और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए थे। उन्होंने ये तक बोल दिया वहाँ पर खड़े होकर कि जो इंडिया है वो मदर है डेमोक्रेसी की, ठीक है। सो इसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया। तो एक तरीके से यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जो इंडिया जो है ना वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, उसके साथ साथ यहाँ पर हमारी जो इकोनॉमी है वो एमर्ज भी कर रही है और हम रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी अपना करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं यूएन के अंदर जो भी मनी है उसको टाइमली प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कभी हमने डिले नहीं किया। अब देखो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये जो आपका चैप्टर नंबर 6 है यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ इन सभी चीज़ों से ही क्वेश्चन आपके निकल के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सभी एक बार आप रीड करके इनको याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट्स की बेसिस पे क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, आपको इन्हीं में से ही देखने को मिलेगा मैक्सिमम, ठीक है। सो यूनाइटेड नेशन, ठीक है, मतलब यूएन की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस है। 24 अक्टूबर 1945 में बना, यूएन डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं इस दिन ही। अब यहाँ पर क्या था, चार्टर साइन किया था 51 कंट्रीज़ ने। तो 51 कंट्रीज़ ने क्या किया, साइन करके बनाया यूएन को ऑन 24 अगस्त 1945। इसके आपको ना ऑर्गन देखने को मिलेंगे। तो कितने ऑर्गन आपको देखने को मिलेंगे? 5 ऑर्गन है। टोटल 6 ऑर्गन थे वैसे तो, लेकिन जो ट्रस्टशिप काउंसिल है ना उसको हटा दिया गया 2005 के अंदर,
अब आप 5 मेन ऑर्गन्स को देख लो। पहला ऑर्गन है यूएन जनरल असेंबली, 193 कंट्रीज हैं इसके अंदर। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है। इसके अंदर टोटल परमानेंट मेंबर हैं, मतलब टोटल यहाँ पर 15 मेंबर हैं। 5 इसमें से परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट हैं, ठीक है। ये वाले परमानेंट हो गए और ये नॉन परमानेंट हो गए। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है, यूएसए, ठीक है। इकोसॉक, ये वाला तो आपको करना ही है, 2 वाला पॉइंट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसके अंदर 54 कंट्रीज है, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है इसका। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, 15 जजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं टोटल, ठीक है, जो कि 9 साल के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर हेग के अंदर हमें देखने को मिलता है और हेग एक सिटी है नीदरलैंड्स के अंदर। फिर यहाँ पर 5वां ऑर्गन है सेक्रेटरीट, जो कि क्या करता है, बाकी के जो 4 ऑर्गन्स हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो ग्यूटरस। ये क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में। तो यहाँ पर जो ये मैंने चीज़ें आपको बताई है ना, 5 ऑर्गन के बारे में याद रखना, जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। यहाँ पर मैं बना देता हूँ यूएनएससी के अंदर क्या है। आपको टोटल यहाँ पर आपको 15 कंट्रीज 15 मेंबर देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है, इस 5 तो परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, एक तो है यूएसए, यहाँ पर रशिया, ठीक है, और उसके बाद फ्रांस है, ब्रिटेन है और चाइना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं जो कि 10 हैं, जो कि चेंज होते रहते हैं हर 2 साल के अंदर, ठीक है। एवरी 2 ईयर के अंदर चेंज होते रहते हैं। तो इतना आपको याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद यहाँ पर ये प्रेजेंट सीजेआई कौन है, मतलब यहाँ पर प्रेजेंट सेक्रेटरीट कौन है, आईसीजे, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनके फंक्शंस मैं आपको कराऊंगा अभी, क्या इनके फंक्शंस हैं। अब एक स्लाइड है आगे, ठीक है। वीटो पावर, अब देखो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किनको वीटो पावर मिलती है। तो ये जो परमानेंट मेंबर है ना, इनको मिलती है वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब कि सपोज यहाँ पर 5 मेंबर है, परमानेंट मेंबर को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इनमें से किसी एक पर्सन ने भी यहाँ पर वीटो कर दिया तो उसका मतलब वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा, जो कि अक्सर चाइना करता है इंडिया के केस में, ठीक है। WTO, ये देखो ये ना इनके कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंपॉर्टेंट, इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। ये याद रखना इनकी फुल फॉर्म क्या है और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। सो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में आपको देखने को मिलेगा, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर लोकेटेड है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर करने की ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड बैंक है एक, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC USA में है। और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा। अब कितनी सारी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। आप चाहो तो इस टेबल के थ्रू भी पढ़ सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर इतने मेंबर हैं, इनका काम है ना कि जो भी ग्लोबल इंपॉर्टेंस के इश्यूज़ हैं उनके ऊपर डिस्कशन करना। इसको वर्ल्ड का पार्लियामेंट भी बोला जाता है, वर्ल्ड का पार्लियामेंट, ठीक है। यहाँ पर UNSC है, जिसके अंदर 15 मेंबर हैं, 15 मेंबर हैं, जिनमें से 5 परमानेंट हैं और प्लस में 10 नॉन परमानेंट हैं। इंडिया किसका पार्ट है, इंडिया परमानेंट मेंबर का पार्ट नहीं है, लेकिन ये इंडिया को मिलती रहती है ये वाली सीट। नॉन परमानेंट ये तो फिक्स नहीं है, ठीक है। और 5 जो मेंबर हैं ना, जिनके बारे में मैंने बताया कौन कौन से मेंबर हैं, मैप में भी दिखाऊंगा अभी। इनके पास है वीटो पावर और इनका काम क्या है कि इस असेंबली का पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जिसके अंदर 15 यहाँ पर जजेस होते हैं। 9 साल के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है। इनका काम होता है कि जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करना। और फिर इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है, जिसके अंदर 54 मेंबर हैं। इनका काम होता है कि इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन देखना आपको बहुत काम आएगी एग्जाम में। आई होप आपने अच्छे से सुना होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पिक्चर्स को देखते हैं, ठीक है, और मैप्स को देखते हैं। ये जो इमेज है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या शो करती है, ये USA का फ्लैग है। ये US की हेजीमनी को शो करती है, ठीक है, कि USA क्या कर रहा है, बहुत सारी कंट्रीज़ पर अटैक कर रहा है बिना बात के। जैसे कि इराक के ऊपर अटैक किया ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से, ठीक है। उसके बाद ये वाली इमेज क्या शो करती है, ऑप्शन में आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा, US हेजीमनी, या फिर आप समझ जाओगे, ठीक है। देखो ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना जिसमें आपको लगे सारे आंसर हैं, तो कोई भी आपको जो लगता है कि हाँ ये तो हो सकता है, पॉसिबल यही है, तो आपको उसे टिक करना है, ठीक है। तो ये वाली जो इमेज है, ये क्या शो करती है, ये शो करती है डॉलर वर्ल्ड,
ठीक है, डॉलर वर्ल्ड। इसका मतलब कि यहाँ पर देखो वर्ल्ड के ऊपर ये जो यूएसए का जो डॉलर है ना, यूएस डॉलर, पूरी दुनिया इसी को यूज़ कर रही है। इसका मतलब यूएस की हैजिमनी है पूरे इंडिया, पूरे मतलब वर्ल्ड के ऊपर। ठीक है, अपना प्यारा भारत याद आ रहा है मुझे। चलो अच्छी बात है। यहाँ पर देखो, जैसे कि यहाँ पर आपके सैम्पल पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है इमेज को लेकर कि ये जो इमेज है यूएन का लोगो है ये, ठीक है, यूएन का जो लोगो है वो क्या शो करता है इनमें से? ग्लोबल प्रोग्रेस, वर्ल्ड पीस, इक्विटी इन द वर्ल्ड, या फिर हार्मनी अमंग्स द पीपल? तो ये शो करता है वर्ल्ड पीस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको कितनी इमेज बता दी, एक ये वाली इमेज, ये वाली इमेज, दोनों इमेज यूएस की हेजेमनी को शो करती हैं। ठीक है, और इस इमेज का नाम है डॉलर वर्ल्ड। मतलब कि ये दिखाता है कि पूरा जो वर्ल्ड है वो डॉलर से कवर है। इसका मतलब कि यूएस का जो डॉलर है, यूएस की जो करेंसी है, पूरा वर्ल्ड उसको यूज़ कर रहा है इंटरनेशनल ट्रेड में या फिर कहीं और। ठीक है, यहाँ पर ये भी देखो, ये भी यूएस की हेजेमनी को शो करता है। इसने क्या कर रखा है, ये थंब है यूएसए का जो कि पूरे वर्ल्ड को दबाए हुए है। ठीक है, आप अगर लॉ को भी देख लो ना, इंटरनेशनल लॉ वगैरह को, वो भी यूएसए के कंट्रोल में है। मतलब है नहीं बोलूँगा मैं, था, अब कुछ भी नहीं है। बिकॉज यहाँ पर आप देखो, आप अगर आज की कंडीशन देखोगे तो नई नई कंट्रीज एमर्ज हो रही हैं। चाइना है, इंडिया है, जापान है, ब्रिटेन, ब्राज़ील, काफ़ी सारी कंट्रीज एमर्ज हो रही हैं। ठीक है, तो उस समय की बात है। यहाँ पर ये यूएसए है, यूएस की हेजिमनी है यहाँ पर। ये भी पूछ सकता है कि ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है लॉ को। ठीक है, ये भी एक इमेज है जो कि आपको पता होनी चाहिए। ये भी यूएस की हेजिमनी को शो कर रहा है कि जो चाइना, उसकी पावर थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन यूएसए नहीं चाहता चाइना आगे बढ़े, तो एक तरीके से वो किक कर रहा है उसको। ठीक है, तो यूएसए की हेजिमनी को ही शो कर रहे हैं ये सारी इमेजेस। ठीक है, ये वाला, ये देखो, ये वाली इमेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ना यहाँ पर पूछ सकते हैं कि ये जो इमेज में कौन बैठा है। ठीक है, ये कौन, मतलब यूएस के प्रेसिडेंट है ये, इनका नाम है जॉनसन। ठीक है, जॉनसन याद रखना है आपको। और ये किस कंट्री पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं? वियतनाम एंड कोंगो। ठीक है, यहाँ पर VIET और CONG लिखा भी हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मैप बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन थे कार्टून वाले, मतलब जो इमेजेस वाले, वो मैंने आपको बताए। आपके सामने इनमें से कोई इमेज आएगी, आपको कोशिश करनी है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मैंने आपको थोड़ा सा उसका हिंट एक तरीके से दे दिया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कुछ देखो, दो मैप हैं। आपका जो चैप्टर नंबर पहला है उसके अंदर, और एक चैप्टर नंबर आपका UN वाला, उसके अंदर मैप है। तो मैं आपको बता दूं आपको क्या करना होगा। आप एक काम करो, इस मैप को आप एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना कि यहाँ पर पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी कंट्री नाटो का पार्ट है, वॉर्सो पैक्ट का पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है ये मैप आपको दे देंगे और इसमें यहाँ पर लिखा होगा ये कौन सी कंट्री है। ऑप्शन यहाँ पर होंगे स्पेन, बी ऑप्शन फ्रांस, ब्रिटेन, ऐसे करके ऑप्शंस होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी कंट्री इंपॉर्टेंट है, जिसकी लोकेशन आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है, बस मैप आएगा। ठीक है, तो देखो, एक ये याद रखना, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन। ठीक है, और ये है आपकी वेस्ट जर्मनी। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है, ये USSR, ठीक है, पोलैंड। उसके साथ साथ आप थोड़ा सा ये रोमानिया, बल्गारिया भी याद रखना। बस इतनी अगर आप लोकेशन कर लोगे ना, आपका काम हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है मैप बेस्ड। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्वेश्चन आपके इन दो कंट्री से आ सकते हैं, एक तो स्पेन, फ्रांस या ब्रिटेन। अब क्वेश्चन किस तरीके से आएगा थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, वैसे आपको पता होगा किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये बना देंगे कोई भी आपका मैप। ठीक है, यहाँ पर सपोज ये देखो, ये कंट्री है, एक यहाँ पर कंट्री है, और यहाँ पर आपको यहाँ पर भी और कंट्रीज है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये A लिखा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन ये होगा कि A कौन सी कंट्री है। पहला ऑप्शन होगा फ्रांस। ठीक है, यहाँ पर दूसरा ब्रिटेन, तीसरा यहाँ पर UK, फोर्थ यहाँ पर D ऑप्शन हो सकता है, यहाँ पर कोई भी रोमानिया। तो आपको इनमें से सिलेक्ट करना होगा। तो आपको थोड़ी सी बेसिक लोकेशन अगर पता है उस पर्टिकुलर प्लेस की, ठीक है, तो आप उसका आंसर बता सकते हो। यहाँ पर एक बड़ी सी कंट्री है, वो कौन सी है? USSR है वो, मतलब वो रशिया है। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो घबराना नहीं है। ठीक है, अब दूसरा जो मैप आ सकता है ना, एक बार इसको आप देख लेना, बस ये मेरा कहने का मोटिव यही है। अब यहाँ पर जो आपका जो दूसरा मैप आ सकता है, वो आ सकता है UN के अंदर जो 5 परमानेंट मेंबर है ना UNSC के अंदर,
वो कौन कौन से हैं, उनकी लोकेशन। तो वो कौन कौन से हैं यहाँ पर मैं एक बार लिख दूँ, काफ़ी बार मैंने लिखवा दिया। यूएसए, यूएसएसआर, मतलब ये रशिया बन चुका है, एक सेकेंड। फर्स्ट इज यूएसए, ठीक है, सेकंड इज रशिया, ठीक है, थर्ड इज चाइना, फोर्थ यहाँ पर आपका फ्रांस, और फिफ्थ इज ब्रिटेन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये वाला हो गया, ये यूएसए का ही पार्ट है, ये मेन यूएसए ये है, लेकिन ये वाला अलास्का वाला पार्ट भी यूएसए को ही बिलोंग करता है। ये आपका ऊपर वाला आप पिंक कलर में देख रहे हो, दिस इज व्हाट, दिस इज यूके, ब्रिटेन, ठीक है। ये वाला पार्ट है आपका फ्रांस। क्या मुझे कोई बता सकता है, मैंने अभी बताया ये वाला पार्ट कौन सा है? ऑल्दो ये कोई यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं है, बट जो आपका अभी मैंने ये वाला मैप दिखाया था, ठीक है, ये स्पेन है ये, ठीक है, तो उसके अंदर था ये। और ये क्या है, ये रशिया, और दिस इज चाइना। ये है अपना प्यारा भारत, जो कि चाहता है कि इसको भी परमानेंट मेंबर बनने दिया जाए, ठीक है, जो कि सही भी है। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी करवाया था आपको। अब यहाँ पर आपका जो लेटेस्ट 2021 का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, जो कि सीबीएसई ने इशू किया है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूँ। बट मुझे लगता है वीडियो काफ़ी बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो इसके जो क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको जो पार्ट 2 आएगा अभी, जिसके अंदर मैं आपकी जो बुक 2 है ना आपकी, उसके क्वेश्चन कराऊंगा, उसके साथ मैं करा दूंगा, ठीक है। मतलब क्या करूंगा, देखो नेक्स्ट जो मैं बुक 2 की आपकी वीडियो आएगी, इसके अंदर हमने क्या कर लिया, इस वीडियो के अंदर आपकी जो पॉसिबल क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बुक 1 के अंदर, जो भी आपके चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1, 2 और आपका चैप्टर नंबर 6, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करा दिए, इंक्लूडिंग PYQs। अब यहाँ पर सेकंड जो वीडियो मैं लेकर आऊँगा, जिसके अंदर मैं बुक 2 जो है आपकी, उसके क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसी पॉइंट्स बताऊंगा, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, मैप बेस्ड क्वेश्चन जो भी आ सकते हैं, ठीक है। जो भी नए नए टॉपिक ऐड हुए हैं, जैसे कि नीति आयोग वगैरह, वो सब भी मैं बताऊंगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में मैं ये क्वेश्चन आपको करा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो भी आप देख लेना। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, इनको आप नोट डाउन कर लो, या फिर एक बार वीडियो फिर से देख के याद कर लेना इन चीज़ों को। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। यहाँ पर देखो ऐसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मैंने पीपीटी बनाई हुई है पूरी। यहाँ पर अरब स्प्रिंग वाला जो आपका टॉपिक है ना, वो भी मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है। वैसे वो जो अरब स्प्रिंग वाला है वो बुक 1 के अंदर आता है, बट हम ओवरऑल सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तो उसमें सारे क्वेश्चन ही होंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप जो टेलीग्राम चैनल को ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ह्यूमैनिटीज़ लवर नाम से आपको देखने को मिलेगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, और घंटी को जरूर दबा लेना ताकि नोटिफिकेशंस मिल जाएं। फ्यूचर में काफ़ी सारी वीडियोस लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। सो अच्छे से पढ़ते रहना, और कोई भी डाउट है कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। राइट नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।